नमस्कार एंड प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंचायती विद पॉडकास्ट पर। और आज जो हमारे गेस्ट हैं श्री स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, जो सीकर के सांसद हैं अभी तक, और अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और इन्होंने चुनाव भाजपा की तरफ से प्रत्याशी रहे हैं और इन्होंने अभी चुनाव लड़ा है। तो आइए हम आज इनसे बात करते हैं। प्रणाम महाराज। नमस्कार महाराज, आपका प्रारंभिक जीवन किस तरह से रहा और आप सन्यास के मार्ग पर किस तरह से आए? देखिए, बचपन में गांव में पढ़े, फिर कुछ शहर में पढ़ा और आर्य समाज से तो मेरा बचपन से ही संपर्क रहा। मेरी 3 पीढ़ी आर्य समाजी रही। यहाँ तक कि मेरा जो जन्म स्थान है वहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद भी आए। अच्छा। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज जो बहुत बड़े सन्यासी थे, जिन्होंने निजाम हैदराबाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो भी गांव में अनेक बार आए। स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी ओमानंद जी, स्वामी भीष्म जी, ये आर्य समाज के दिग्गज सन्यासी थे, बड़े बड़े सन्यासी। इनका हमारे गांव में आना जाना था और परिवार में भी आगमन था, इसलिए संस्कार कई पीढ़ी से आर्य समाज के थे। तो इस दृष्टि से मैं आर्य समाज में तो बचपन से ही थे। लेकिन स्वामी ओमानंद जी और इन सन्यासियों के संपर्क में आने से एक भाव आया कि अपने को राष्ट्र के लिए जीवन लगाना चाहिए, अपनी संस्कृति के लिए जीवन लगाना चाहिए। तो इस दृष्टि से मैंने विचार किया कि अपनी ये संस्कृति को समझने के लिए वेद, व्याकरण, दर्शन, शास्त्र, उपनिषद आदि पढ़ने के लिए अपने को ये जो दूसरी लाइन है स्कूल कॉलेज की, इसको छोड़ देना चाहिए। तो मैं उधर से छोड़ करके और गुरुकुल शिक्षा पद्धति में आ गया। तो यहाँ फिर मैंने व्याकरण शास्त्र आदि पढ़ा, साहित्य पढ़ा, वेद, दर्शन, उपनिषद आदि पढ़े और अध्यापन का काम भी किया गुरुकुल में। अध्ययन अध्यापन दोनों काम किए। उसके बाद में फिर समाज सेवा के क्षेत्र में 1980 में मैं आ गया और गंगानगर से मैंने मेरी यात्रा शुरू की। अच्छा। आर्य समाज के प्रचार प्रसार का मैं वहाँ जिला का अध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश का महामंत्री रहा, आर्य समाज का प्रदेश का अध्यक्ष रहा, आर्य प्रतिनिधि सभा का, फिर सार्वदेशिक सभा जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दिल्ली, उसका उसका भी मैं कार्यकारी अध्यक्ष रहा। तो ये यात्रा मेरी आर्य समाज की रही। और महाराज, आपका सिक्कर में आगमन कैसे हुआ और सिक्कर के फिर आप अध्यक्ष भी रहे काफी? अब अभी आप सिक्कर में निवास करते हैं। देखिए, 1983 में अजमेर में महर्षि दयानंद की निर्वाण शताब्दी हुई। तो सीकर से 5-6 लोग वहाँ पर गए थे। और लोग भी गए होंगे, लेकिन ये लोग मेरे से मिले थे। एक तो आश्रम के पड़ोस में ही बुद्धराम आर्य जो फ्रीडम फाइटर थे, दूसरे कुमार नारायण एडवोकेट, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। एक परमानंद जी थे, परमानंद आर्य सांखू के। एक रामदेव जी गढ़वाल थे, एक सूरजमल जी साथी। तो ये 5 आदमी वहाँ मुझे अजमेर में मिलना हुआ और इन्होंने अपना परिचय आदि दिया सारा का सारा कि इस प्रकार से हम सीकर के रहने वाले हैं। इसमें सूरजमल साथी झुंझुनू के पास के थे, लेकिन वो सीकर उनका कार्य क्षेत्र था। इनमें 3-4 तो फ्रीडम फाइटर थे। तो उनसे संपर्क में आया और फिर इनके यहाँ मेरा आना जाना हुआ। फिर ये जो एक कार्यक्रम में 1934 में सीकर में एक प्रजापति महायज्ञ में किसानों ने किया था। बहुत बड़ा आंदोलन था, किसान मूवमेंट का था। उसके 50 वर्ष पूरे होने पर सीकर में एक कार्यक्रम हुआ था 84 में। तो उस समय मैं यहाँ फिर लगभग 1 महीना रहा उस यज्ञ के कारण, उसकी व्यवस्था में और उसमें सारा का सारा यही लोग जो मैंने नाम लिए उसके कर्ता धर्ता थे। तब सीकर से खूब मेरा परिचय हो गया। तो बुद्धराम जी ने मुझे एक निवेदन किया, जहां मैं बैठा हूँ अभी आश्रम में, यहाँ एक छोटी सी यज्ञशाला बनी हुई थी, एक यज्ञकुंड बना हुआ था। उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ आश्रम बनना चाहिए, हमारी भावना है। तो बस फिर वो मैंने धीरे धीरे 95 के अंदर ये आश्रम बना लिया, बनना शुरू हो गया। और ये सारा का सारा इसमें क्षेत्र में, मतलब 84 से मेरा यहाँ इस क्षेत्र में, आप ये मानिए कि 40 साल हो गए निवास करते हैं। हाँ। तो 40 साल से इस क्षेत्र में मेरा प्रभाव, संपर्क, मिलना जुलना, आना जाना रहा है। क्षेत्र के लोग तो प्रभावित है ही महाराज आपसे। इसमें मैंने यहाँ पे आके एक चीज़ और देखी कि यहाँ पे हरियाली के साथ साथ जो जिस चीज़ के लिए आर्य समाज और आप जाने जाते हैं, गौ रक्षा के लिए, और काफ़ी सारी गायें भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिली अभी। हाँ, देखिए, मेरा बचपन से एक स्वभाव रहा प्रकृति प्रेम का। और प्रकृति से जब आदमी जुड़ा रहता है तो उसका मन, बुद्धि, आत्मा पवित्र रहते हैं। पवित्रता के साथ साथ में साधना भी जरूरी है।
और आदमी जब प्रकृति की गोद में बैठ करके साधना करता है तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। जी। गायों की बात जहाँ तक है, गाय हमारी संस्कृति का मूल है। वेद में भी कहा गया है गाओ विश्व से मात्र है। तो मैंने तो जब से आंखें खोली तब से घर में गाय देखी, और मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तब से ही हनुमानगढ़ गंगानगर रहा, वहाँ पर गौ सेवा के काम में प्रवृत्त रहा। 81 से 86 अकाल पड़ा। उस अकाल में लगभग 10,000 पशुओं की सेवा की, और फिर उनकी गौशालाएं बनाई। तो लगभग 7-8 गौशालाएं हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके में बनाई, वो बहुत बढ़िया चल रही हैं। फिर मैं यहाँ पर आया तो 2000 में ये यहाँ भी 2001 में एक अकाल पड़ा, तो यहाँ वो अकाल गौशाला का कारण हुआ। यहाँ आश्रम में तो मेरे पास में 25-30 गाय हैं छोटी बड़ी, लेकिन गांव में एक बड़ी गौशाला है, उसमें 300 गाय है। अच्छा। तो गौ सेवा का तो मैं शुरू से प्रकल्प करता हूँ। यहाँ दोनों में हवन यज्ञ भी होता है, साधना भी, कुछ साधक करते हैं, धर्म प्रचार का काम भी करते हैं, तो ये गतिविधियाँ चलती रहती हैं। अच्छा, आप राजनीतिक उनसे भी जुड़े हुए हैं, राजनीति में सांसद भी हैं आप, तो आपका क्या कोई विज़न है कि आगे चल के अपन काफ़ी सारी गौशाला हर गांव में या हर 2-3 गांवों के अंडर एक गौशाला होनी चाहिए, जहां पे गायों की सेवा करे जो आवारा गायें या जो पशु छोड़ देते हैं? राज व्यवस्था से काम व्यवस्था के हो सकते हैं, सहयोग के हो सकते हैं। अच्छा। गाय राज से नहीं बचेगी, गाय तो गांव का आदमी बचाएगा। जब हर गांव के अंदर लोग ये ठान लेंगे कि हमें गाय को बचाना है और हर गांव में एक गौशाला बन जाएगी, तो गाय बच जाएगी। गाय के साथ साथ में, गौशाला के साथ में नस्ल सुधार का काम जब होगा तब जाकर के होगा। गाय को हम उपयोगी बनाएंगे, गाय को आर्थिक दृष्टि से लाभदायक बनाएंगे, तब हमें इसका फायदा मिलेगा। खाली गौशालाओं के उससे संरक्षण कुछ तो हो सकता है, लेकिन अकेली गौशालाएं गाय को नहीं बचा पाएंगी। किसान जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक गाय नहीं बच पाएगी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर गांव में गौशाला बने, गांव के लोग उसमें भागीदारी हो, उससे जुड़े, तो इससे गौ की रक्षा हो सकती है। गौ पर संवर्धन का काम हो। जैसे यहाँ पर मैं थार पार पर काम कर रहा हूँ। थार पारकर जो राजस्थान, मेरे पास थार पारकर की गाय हैं। अभी गिर पर काम करेंगे हम। तो ये 3-4 नस्लें हमारी देसी नस्ल है, राठी है, थार पारकर है, गिर है, साहिवाल है। इन नस्लों पर काम किया जा सकता है, बहुत उपयोगी गाय हैं। तो इस पर काम करेंगे। मैं गांव में, जहाँ राजनीति के साथ साथ मैं ये काम भी मैं करता हूँ, गौ सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ। महाराज, आप राजनीति करते हैं तो स्टार्ट हम राजनीति की बातों से ही करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से कैसे जुड़े, बीजेपी से? देखिए, मैं वैसे तो जब मैं विद्यार्थी था तब से मेरा आर्य समाज और आरएसएस से संपर्क रहा, और ये दोनों ही संस्था देशभक्त संस्थाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल स्थापना थी वो इसी भाव से हुई थी कि केवल सरकार चलाना काम नहीं है पार्टियों का, उसमें जो मूल तत्व हमारा है, हमारी संस्कृति का, वो होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का अब भी जो मूल तत्व है वो हमारी भारतीय वैदिक हिंदू संस्कृति है। और इसलिए आपने देखा भी, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की बात हो, संस्कारों की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी से पहले लगाव रहा, भैरव सिंह शेखावत साहब से लगाव रहा, हमारे पुराने जितने भी नेता थे उन सब से मेरा संपर्क रहा है। तो इसलिए मैंने भाजपा को चयन किया कि भाजपा एक अच्छी पार्टी है जो संस्कृति के प्रति प्रेम रखती है। भारत देशभक्त और संस्कृति, इसका लगाव यदि किसी पार्टी के मूल तत्व में है तो भाजपा में है। कभी आपको अटल जी से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है? अनेक बार मिला हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी से, अटल जी से, भैरव सिंह शेखावत साहब से, बलराज मधोक जी से, लाल कृष्ण आडवाणी जी से, सुषमा स्वराज जी से। ये बड़े नेता जो भी थे, इन सब से मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है। सुषमा जी के साथ तो आपने खैर काम भी किया? नहीं, मैं अटल जी के से मेरा बहुत अच्छा संबंध था, बहुत ही अच्छा प्रेम करते थे मेरे से। आडवाणी जी से मेरा खुद का बहुत अच्छा संबंध है। तो इन पुराने नेताओं से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। कभी अटल जी के साथ कोई ऐसी बातचीत हुई हो जो आप कभी शेयर करना चाहेंगे, कि अटल जी के व्यक्तित्व को जो दर्शाता हो? देखिए, अटल जी एक सरल भाव के व्यक्ति थे। हमारे आर्य समाज के एक सन्यासी थे, स्वामी तत्वबोध जी। तो उनका देहांत हुआ तो अटल जी बड़े शिखर पर नेता थे उस समय। तो हम शमशान घाट में थे दिल्ली में। तो अटल जी आए तो वहाँ कुर्सियों की व्यवस्था भी की हुई थी। तो कई साथियों ने कहा कि साहब आप बैठो, तो लेकिन वो पत्थर की कुर्सी पर बैठ गए और कहा कि मेरे घुटनों में तकलीफ है, नहीं तो मैं जमीन में ही बैठता, आखिर एक दिन इस मिट्टी में मिला है। तो उनके अंदर ये एक सरल भाव था, स्वभाव था, व्यवहार था। और कई बार उनसे मिलना हुआ,
कई बार मिलते थे तो खाने पीने में, व्यवहार में बहुत ही एक सरल स्वभाव उनका था। तो अच्छा, बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे, हंसते रहते थे, मजाक करते रहते थे, तो ऐसा उनका व्यवहार था। अच्छा, 2014 में आपने पहले बार चुनाव लड़ा। 2014 में आपने ऑफिशियल तौर पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। तो उस वक्त आपकी टिकट के लिए यूँ माना जाता है कि आपकी टिकट का तय 2013 में जब आप नरेंद्र मोदी जी से गुजरात के दौरे पे जब आप मुलाकात करने गए थे, तो उस मुलाकात का असर माना जाता है इस टिकट के लिए। हाँ, देखिए, वैसे तो 2009 का चुनाव जब था, अच्छा, उस समय माननीय सुभाष महरिया जी ने मुझसे कहा कि मैं जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ूंगा, आप यहाँ से चुनाव लड़ें। और मेरा नाम भी चला। और एक स्थिति तो ऐसी आ गई थी कि मेरा टिकट सीकर से, सुभाष जी का ग्रामीण से फाइनल सा हो गया था। अच्छा। लेकिन बाद में पार्टी ने यह तय किया कि सुभाष जी सीकर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं सक्रिय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा पुराना संपर्क परिचय था। 14 में उन्होंने बुलाया और बुला करके बहुत सारी सीटों के बारे में जानकारी ली और बाद में फिर मुझे टिकट दे दिया उन्होंने। तो उस वक्त के बाद में एक शख्स का नाम और आता है 2014 में जब आपको टिकट मिली, आपके सपोर्ट के लिए और आपकी टिकट की जीत के लिए, श्रीमान बाबा रामदेव का। देखिए, मेरे प्रति स्वामी जी महाराज का बहुत ही स्नेह भाव है और मैं आपसे निवेदन करूं कि स्वामी रामदेव जी का भी इसमें सहयोग रहा, क्योंकि मेरे प्रति जो भी आदमी को छोटा मोटा सहयोग करता है मैं उसका एहसान कभी नहीं बोलता हूँ। तो उनका भी सहयोग था और प्रधानमंत्री जी का तो था ही। अच्छा महाराज श्री, आपके सामने इस बार चुनाव लड़ा है अमरा राम जी ने। कांग्रेस ने टिकट दिया नहीं, सीपीआईएम को टिकट देने का इंडिया गठबंधन की तरफ से सीपीआईएम को अवसर मिला और अमरा राम जी ने चुनाव में ताल ठोकी। तो इस पर आपका क्या राय है कि वो ऐसा किस तरीके, कॉमरेड का आपके सामने होना किस तरीके से देखा जा रहा है? नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस का काम था। कांग्रेस पार्टी ने 2 चुनाव लड़े। अब तीसरी बार कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, वो समझौते में चाहे अमरा राम जी को तो खुद लड़े। मेरे लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अमरा राम जी चुनाव लड़े हैं और पब्लिक ने वोट डाल दिया। अब तो सब मशीनों में बंद है। 4 तारीख को रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं चुनाव अच्छे वोटों से जीतूंगा। अच्छा, सुभाष जी महरिया जी की बात चल रही थी, तो आपने बताया कि 2009 में वो चाहते थे कि आप चुनाव लड़े और वो जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़े, पर जैसे ही आपको 2014 में टिकट मिली वो बागी हो गए और फिर उन्होंने कांग्रेस की तरफ से टिकट लेके चुनाव लड़ा। तो ये सोच में डिफरेंस, व्यक्तित्व में डिफरेंस कैसे आया उनके? देखो, ये तो सुभाष जी बताएंगे। ये मेरा विषय नहीं है। आज वो हमारे साथ हैं, चुनाव में मेरी मदद की है, तो ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे तो अच्छा लगेगा कि वो क्यों सामने आए, क्यों कांग्रेस में गए, क्यों वापस आए। ये उनका सब्जेक्ट है, मेरा विषय नहीं है। अच्छा, इस बार चुनाव में उन्होंने आपकी अच्छी खासी मदद करी? हाँ, लक्ष्मणगढ़ में उन्होंने अच्छा सहयोग किया। और आपको क्या लगता है, अगर पीएम नरेंद्र मोदी के बाद में अगर कोई प्रधानमंत्री के तौर पे आने वाले टाइम में किसी को प्रधानमंत्री के तौर पे चुना जाएगा, तो अभी जितने नेता है, योगी जी, अमित शाह जी, उनमें से किसको चुने जाने का ज़्यादा वो है? देखो, अभी तो मोदी जी हैं हमारे सामने और ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय पार्टी का है। पार्टी उनके बाद में किसको, अभी तो मोदी जी हैं और अभी 5 साल तो हैं ही। ये पार्टी का विषय है कि पार्टी किसको सामने करती है, क्या परिस्थितियां बनती हैं समय काल के हिसाब से। तो ये मेरा विषय नहीं, ये तो राष्ट्रीय लेवल का काम है, पार्टी तय करती है इसको। अच्छा, आपके सिक्कर के ही एक नेता है गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, एक खासकर विशेषकर अपने एक डायलॉग को लेके कि मोरिया बुला देंगे, ऐसे एक को डायलॉग है उनका, तो उसको लेकर विशेष चर्चा में रहते हैं। उन्होंने चोमू में भी वो बात करी, फिर जयपुर की, और अभी हाल ही में इधर बाड़मेर की सभाओं में भी वो बात करी। तो उनका कोई पर्सनल खुन्नस रहती है या और कुछ है इन मामलों से? अपने आदमी का अलग अलग व्यवहार स्वभाव होता है, कौन व्यक्ति कैसे बोलता है, क्या बोलता है, मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ ज़्यादा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए।
अगर आपके पास तथ्य हैं, प्रमाण है, कोई आरोप है, तो आप उसको सबूत के साथ लगाओ, लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हमेशा मेरे को अभी पिछले 5 साल में जब मैं आपकी डिटेल्स निकाल रहा था उस टाइम पे, तो मेरे को एक चीज़ कॉमनली देखने की मिली कि आपने ऐसे बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको पास होने में काफ़ी समय लग जाता है, चाहे वो अपने जीण माता के बाईपास को लेकर हो, चाहे अपने मेडिकल कॉलेज को लेकर हो, चाहे अपने इंडोर स्टेडियम को लेकर हो, चाहे और अन्य खाटू श्याम जी के रोडों के विस्तार को लेकर हो। तो इन कामों का जल्दी पास हो जाना, ये क्या मंत्रियों से लाइजनिंग अच्छी होने और हर डिपार्टमेंट में आपके पूर्व में सर्व करने का फायदा मिला है? ये नहीं, मैं मेहनत करता हूँ। कोई भी व्यक्ति यदि कोई काम करना चाहता है तो उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं इस बारे में मेहनत करता हूँ। मैं फाइल तैयार करता हूँ, फाइल को पुटअप करता हूँ, मंत्री के साथ बैठकर डिस्कस करता हूँ, उसके तथ्य पेश करता हूँ, तो उससे आदमी सेटिस्फाइड होता है और फिर काम रुकता नहीं है। और मंत्री जी के बाद भी फिर फाइल अधिकारियों के सामने जाती है, तो मैं वहाँ भी फाइल को जा करके देखता हूँ कि फाइल की क्या स्थितियाँ हैं, उसमें क्या काम हुआ है। मेहनत करोगे तो काम जल्दी होंगे। अच्छा, अब तक आप कितने डिपार्टमेंट्स में इन मंत्रियों के साथ रह चुके हैं? नहीं, मेरे पास तो जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, मैं पहले शिक्षा विभाग में था, उसके बाद मैं रेलवे में हूँ, मैं श्रम मंत्रालय में रहा हूँ, मैं कृषि में रहा हूँ और भाषा में रहा हूँ। मैं ये कई मंत्रालय मेरे पास में रहे हैं। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है एथिक्स, जो एमपीज के व्यवहार को देखती है और एमपीज के अनुशासन समिति, जैसे ये महुआ पात्रा का मैटर आया था तो हमारे पास ही था वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है जो एमपीज के व्यवहार के ऊपर ध्यान देती है। उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसके फैसले भी लेती है, तो वो मेरे पास रही है। अच्छा, एक अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में एक निर्दलीय विधायक भी हैं अभी, और हाल ही में वो आपके ही कैबिनेट मिनिस्टर के सामने बीजेपी से ही पहले बीजेपी में आके फिर बीजेपी से ही बागी होके चुनाव लड़ रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी। उनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। तो ये किस तरीके से बीजेपी में आए, फिर उनकी टिकट कैसे कटी, ये क्या कारण रहा? नहीं, देखिए, मैं निवेदन करूँ आपसे कि ये पार्टी का काम होता है कि भाई पार्टी सर्वे में किसको टिकट देगी, और उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति बागी होता है तो निर्दलीय जीतते हैं, तो हो सकता है उन्होंने मेहनत की हो, समीकरण क्या है, और अब वो बागी लड़ रहे हैं, उनका नेचर है, स्वभाव है उनका कि पहले भी बागी लड़े, फिर निर्दलीय लड़ रहे हैं। हो सकता है उनकी ये भावना हो कि भाई मैं एमपी बन जाऊं, तो ये उनका खुद का निर्णय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो कभी मुझे नहीं लगता कि शायद रहे हो। अच्छा, ताराचंद जी धायल के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ताराचंद जी को पहले टिकट मिलने वाली थी, लगभग तय हो चुकी थी। शेखावत साहब के साथ उन्होंने प्रचार करना भी, जब वो आए थे तो उनको खुद ड्राइविंग करके लेने भी आए थे, उन्होंने खुद ने प्रचार करना भी शुरू कर दिया था। आपको भी जब यूँ लग रहा था कि शायद इनको टिकट मिल सकती है तो आपका भी उनको आशीर्वाद था। फिर आप पार्टी के साथ रहे, लेकिन वो आपसे नाराज़ हो गए और फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। अभी भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात थी, फिर क्या हुआ कि उन्होंने आपको समर्थन दे दिया या फिर वो बैठ गए, क्या हुआ? नहीं, देखिए, ताराचंद जी की बात जहाँ तक है, ये टिकट डिक्लेयर करने का काम होता है पार्टी की कोर कमेटी का। हाँ। और कोर कमेटी ने एक सीट ब्राह्मण को देनी थी। अच्छा। तो सीकर की सीट ब्राह्मण को दे दी, 4 सीट जाटों को दे दी। पार्टी ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि हम सीकर ब्राह्मण को ही देंगे। अच्छा। मैंने ताराचंद जी से कह भी दिया था कि ताराचंद जी, ये टिकट ब्राह्मण को ही मिलेगी। अब वो ब्राह्मण 2-3 दावेदार थे, किसको मिलेगी वो पार्टी का काम है। अब निर्दलीय लड़े बात दूसरी है, उसमें उनकी भूमिका रही, पार्टी ने उनको निष्कासित किया, फिर वो पार्टी में आए। मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई लेना देना नहीं था, न मेरा उनसे विवाद रहा, न उनका मेरे से कोई विवाद रहा। तो अभी उन्होंने आपको चुनाव में क्या समर्थन दिया था? वो बहुत देरी से आए हैं, तो आने के बाद में उन्होंने समर्थन दिया, क्योंकि उनके चुनाव से 3 दिन पहले आए वो पार्टी में। अच्छा। और 3 दिन आने के बाद भी उन्होंने मदद की है, मीटिंग हुई है, सारा कुछ किया है। मान से आप सांसद के तौर पे 10 साल तक सर्व कर चुके हैं अराउंड, तो इन 10 सालों में क्या रहा कि सांसद के पर्क से और क्या क्या काम देखने को मिलते हैं? क्योंकि जनरली अगर हम ग्राउंड लेवल पे एक आम लड़के से बात करें तो उसको यूँ पता होता है सांसद है, तो वो हर छोटे छोटे काम को सांसद विधायकों को कोसने लगता है, जबकि अंतर क्या होता है सांसद के काम का, क्या होता है उसमें, क्या क्या पक्ष होते हैं, क्या क्या अंतर होता है, और विधायक के काम में क्या अंतर होता है उससे?
देखिए, सांसद का काम जो है वो केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर लाना है। जितनी सेंटर की स्कीम है उनको धरातल पर लाना है, और आम आदमी की अपेक्षा होती है कि हमारे छोटे मोटे काम भी हों। तो छोटे मोटे काम हों ये अपेक्षा होती है उनकी, आम आदमी की, वो उसी अपेक्षा से करते भी। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र में यदि कोई बात आती है तो हम उसको करते भी हैं। लेकिन आम आदमी जानता नहीं है कि भाई क्षेत्राधिकार सांसद का क्या है, विधायक का क्या है, प्रधान का क्या है, प्रमुख का क्या है। आम आदमी को इन बातों की जानकारी नहीं होती। हाँ, फिर भी मेरे से जो बन पाया मैंने काम किया, सेवा की है, भविष्य में भी करेंगे। अच्छा, सांसद की अगर आप अनुमति दे, सांसद की तनख्वाह और पक्ष क्या क्या होते हैं, इनके बारे में जान सकता हूँ? सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं? वैसे सामान्य है, कोई विधायक की सुविधाएं ज्यादा है हमारे से। अच्छा, सांसद के खर्चे ज्यादा हैं, साधन कम है जी। अच्छा महाराज जी, अगर अब 2019 तक की अगर अपन बात करें तो 2019 से पहले सिक्कर में, जब मैं खुद भी 2017 में सिक्कर में ही तैयारी कर रहा था, तो उस वक्त एक चीज़ देखने को मिलती थी कि सिक्कर रेलवे स्टेशन पे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ट्रेनें चलती थी, और सिक्कर रेलवे स्टेशन जर्जर अवस्था में था, या तो उस पर काम चलता रहता था, विंगस में भी इधर काम चलता रहता था, जो काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जबकि अब सांसद 2014 से कंटिन्यू है, तो उसमें और फिर अब एक्सपोनेंशियली चेंज आया है कि अब जहाँ 4 या 5 ट्रेनें चलती थी वहाँ 22 या 23 ट्रेनें। तो ये प्रॉब्लम्स, बीच में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अब किस तरीके से वो रिजॉल्व हुई है? देखिए, पहले मीटर गेज था, और मीटर गेज की ट्रेनें जो हैं वो जयपुर और दिल्ली से आगे नहीं बढ़ पाती। अच्छा, आगे ब्रॉड गेज था। जयपुर से आगे सारी लाइनें ब्रॉड गेज की थी, दिल्ली से आगे ब्रॉड गेज की थी, गंगानगर से आगे ब्रॉड गेज की थी। तो ब्रॉड गेज के होने के कारण वो ट्रेनें आगे नहीं जा सकती थी, 6-7 ट्रेनें चलती थी केवल मात्र। और मैं जब सांसद बना उससे पहले ही वो ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी थी। अच्छा, लेकिन 6 साल तक बंद पड़ी रही। हाँ। तो मैं सांसद बनने के बाद में फिर मैंने पहला काम यही किया कि बजट स्वीकृत करवा करके उनको तैयार किया। 2 साल के भीतर ट्रेनों का संचालन शुरू करवा दिया। आज 50 ट्रेनों के फेरे सीकर में हैं, और पूरे भारत से अब हम जुड़ गए हैं। अच्छा, आपने काफ़ी सारे काम किए, अभी काफ़ी सारे केंद्र से जो धरातल पे काम आए हैं वो अभी बात भी हुई अपनी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की एक, मतलब मेरी जब जनरली लोगों से बात हुई तो उनकी एक शिकायत या एक शंका मान लो, कुछ भी, हमेशा यूँ रहती थी कि महाराज श्री का समय ज़्यादातर या तो आश्रम या दिल्ली में ही रहता है, महाराज श्री धरातल पे कम दिखते हैं, तो हम उनको वोट किस आधार पे करें? देखिए, ये कुछ लोगों ने एक इस प्रकार का वातावरण बनाया है। कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिस विधानसभा में महीने में एक बार नहीं जाता। आप हर रोज तो जा नहीं सकते। मेरे पास में सही बात 374 पंचायत हैं, 9 नगर पालिकाएं हैं, 1 नगर परिषद है, गांव की संख्या 1100 के आसपास है। अगर आप गांव में भी जाना चाहेंगे तो आप 1000 गांव भी अगर लगाएं तो 3 साल में, अगर एक दिन में गांव में जाएं तो 3 साल में कवर कर पाएंगे। एक ही काम करते रहो आप। 365 दिन ही होते हैं। आप सिर्फ एक ही काम करते रहो कि गांव में घूमते रहो। फिर लोग चाहेंगे आपसे काम। 4 महीने तो पार्लियामेंट चलती है, फिर हमारी मीटिंग्स होती हैं, फिर यहाँ भी कार्यक्रम होते हैं। हम 6 महीने इस काम में लगाएंगे तभी मैं इतना काम कर पाया। और 6 महीने फील्ड में रहते हैं तो 6 महीने में 180 दिन होते हैं। 180 दिन में आप अगर एक दिन में 3 गांव भी करोगे तो साल भर में कितने गांव हुए? 2-3 साल में आप एक बार एक क्षेत्र में जा पाओगे। तो ये लोगों को भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, कोई विवाह है, शादी है, मृत्यु है, पार्लियामेंट छोड़ करके, मैं पार्लियामेंट को नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि आपने हमें पार्लियामेंट के लिए चुना है। सही बात। तो मेरी पार्लियामेंट में 100% उपस्थिति रही है। केवल मात्र प्रधानमंत्री जी की रैली होने के कारण केवल 6 अनुपस्थिति मेरी रही, बाकी मेरी 100% उपस्थिति थी। और क्वेश्चन की दृष्टि से भी राजस्थान में लगभग टॉप में रहा हूँ। हाँ, ये तो जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था तो पिछले तो आप एक रिकॉर्ड बना पाएंगे, या तो पार्लियामेंट के प्रति वफादार रहें, आप क्षेत्र के जनता के बड़े कामों के प्रति वफादार रहें, या फिर आप गाँव में घूमते रहो, उन्हें झूठे हौसले देते रहे। हाँ, तो इसलिए मेरा ये है कि ठोस काम होने चाहिए। बिना ठोस काम के काम बात बनती नहीं है। तो ये भी विपक्षियों ने रूमर चलाया, महाराज आते नहीं, महाराज आते नहीं। अच्छा। आप पिछला रिकॉर्ड आप चौमू से,
पिछले सांसद तो 5 साल में एक बार नहीं जाते थे। हाँ। और मेरा कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें चौमुनी गया हूँ। हाँ। तो इसलिए ये जो बातें हैं ये लोगों की फैलाई हुई रूमर है और इसका लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं पूछना चाहूँगा कि एक र्यूमर और आपके लिए फैलाया गया था, आपकी अफवाह लोगों के बीच में उड़ाई गई थी, ये अफवाह है या जो आप बताएंगे कि महाराज हमेशा मूर्ति पूजा या लोगों को जो मूर्तियों की पूजा करते हैं या लोगों की जो पूजा पद्धति है उसका विरोध करते हैं, ये अफवाह बीच में चलाई गई थी आज के 5 साल नहीं, मैं तो हर कार्यक्रमों में महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि मूर्ति भंजक नहीं है। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा था। इसलिए मैं तो प्रत्येक संप्रदाय का, प्रत्येक मत पंथ का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मंदिरों में भी जाता हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है। और इसलिए पूरी शेखावाटी के जितने संत हैं, जितने धर्मगुरु हैं, सब मेरे साथ हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ भी आपके अथक प्रयासों से, आप सबके अथक प्रयासों से, तो राम मंदिर के निर्माण में उसके उद्घाटन कार्यक्रम में आप पधारे थे? मैं बाद में जाकर के आया हूँ, क्योंकि उद्घाटन कार्यक्रम के समय में यहाँ मेरा रहना जरूरी था। हाँ, शायद हमारे कुछ कार्यक्रम थे, इसलिए उस समय मैं गया नहीं था। यहाँ हमारे कुछ कैंप्स थे पार्टी के, मैंने उसको महत्व ज्यादा दिया। शायद बाद में जाकर ट्रेन भी चलाई थी उसके लिए, स्पेशल ट्रेन गई है, आस्था ट्रेन गई है, मैं बाद में जाकर के आया। अच्छा, एक चीज की एक आज के 2 साल पहले का मैं आपके संसद टीवी का ही एक इंटरव्यू देख रहा था, तो संसद टीवी के इंटरव्यू में आपने 2 साल पहले ये बात बोली थी कि मेरा अब एक सपना और बचा है, अगर इस कार्यकाल में मैं कोई सपना पूरा करना चाहूँ, कि मैं इंडोर स्टेडियम लाना चाहता हूँ बच्चों के लिए, जिसका अभी हाल ही पिछले महीने की 11 तारीख को आपने उद्घाटन भी किया आचार संहिता लगने से पहले। तो वो सपना तो अब आपका पूरा हो गया, अभी तक आपने जितने टारगेट्स और जितने विजन लिए थे वो पूरे हो गए, पर अब सीकर लोकसभा क्षेत्र के लिए आपके क्या टारगेट्स और विजन है अब आपके आगे आने वाले टाइम के लिए? एक तो पानी का है, अभी हमारा एक तो पानी के लिए बजट स्वीकृत हुआ है, इंदिरा गांधी नहर का पीने का पानी, एक यमुना जल का समझौता हुआ है नदी जोड़ों के अंतर्गत। मेरा ये प्रयास रहेगा कि पानी आए। दूसरा ये है कि अब जैसे जिला हेडक्वार्टर के ऊपर स्टेडियम बन गया, नीम का थाना नया जिला बना है, प्रयास करेंगे वहाँ भी सब प्रकार की फैसिलिटीज हों, तहसील हेडक्वार्टर पर हर प्रकार की सुविधाएं हों, ताकि हमारे युवा खेलें, खेल करके आगे बढ़ें, ये मेरे प्रयास रहेंगे। ठीक है महाराज जी, आज का इंटरव्यू हम छोटा ही रखते हैं, ठीक है, आपके पास भी समय कम है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।